तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो और प्रिंसेस यूजी मास्टर बाशान के साथ ग्रासलैंड की तरफ निकल पड़े। इनका प्लान था गोल्डन पैलेस में तबाही मचाकर ग्रैंडपा बूचर की लोअर बॉडी को कलेक्ट करना, जो कि फिलहाल गोल्डन पैलेस के कब्जे में है। तो इन लोगों ने जाकर गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक कर दिया। किन्मो ने यहाँ पर न जाने कितने ही सारे शेमान्स का खात्मा किया था और फाइनली वो एक शेमान की बॉडी को पजेस करके गोल्डन पैलेस के ट्रेजर वॉल्ट्स में दाखिल हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन पैलेस के ट्रेजर वॉल्ट्स का सीन दिखाया गया। किन्मो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब का यूज करते हुए ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी की तलाश कर रहा था, मगर कई सारे वॉल्ट्स चेक करने के बाद भी उसे वो बॉडी नहीं मिली। उसे पता है कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर समझकर सेफ रखी गई होगी, इसीलिए किन्मो ने हायर लेवल पर रखे हुए वॉल्ट्स को चेक करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिलहाल प्रिंसेस यूजी गेट को ब्लॉक कर रही थी और वो ज्यादा देर तक उन शेमान्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और उसी वक्त किन्मो की नजर एक कल्टीवेशन डायग्राम पर गई। ये ओवरलॉर्ड ट्रिपल एलिक्सर टेक्निक की ही डायग्राम थी, मगर किन्मो फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर होने की वजह से ये डायग्राम उसके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। यहाँ पर किन्मो काफी देर से लोअर बॉडी को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे एक बड़े से गोल्डन पॉट में वो बॉडी मिल गई। मगर किन्मो नोटिस करता है कि इस बॉडी से तो गोल्डन ऑरा रिलीज हो रही, तो ये ग्रैंडपा बुचर की बॉडी बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती। इसलिए वो 1 बाय 1 वहाँ रखे सारे पॉट्स को चेक करने लगा, मगर कहीं पर भी उनकी लोअर बॉडी मौजूद नहीं थी। इसीलिए किन्मो दोबारा से उसी गोल्डन बॉडी के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि इस लोअर बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा शेमान किंग से भी ज्यादा भयानक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉडी शेमान लॉर्ड की हो? मेरे ख्याल से शेमान लॉर्ड ने अपनी लोअर बॉडी को कट ऑफ करके ग्रैंडपा बुचर की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंडपा बुचर के पास काफी भयानक मिस्टिकल पावर्स हैं और वो चाहकर भी उन्हें कभी सरपास नहीं कर पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। और यही वजह होगी कि उसने अपने आधी बॉडी को काट कर ग्रैंडपा बॉडी को खुद से जोड़ दिया, ताकि वो उनकी मिस्टिकल पावर्स को बिना किसी एफर्ट लगाए यूज कर पाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बाशान इन सभी गोल्डन पैलेस वालों की लवाट लगा रहे थे। उन्हें अच्छे से पता है कि किन्मो को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो पूरी तरह से रिलैक्स थे। न जाने कितने ही शेमान उनके रिक्लाइनिंग मून ब्लेड का शिकार बन गए। इनफैक्ट उन्होंने शेमान लॉर्ड को भी काफी अच्छे से उकसा दिया था। इधर किन्मो उस लोअर बॉडी को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। वो नोटिस करता है कि इस लोअर बॉडी पर किसी तरह का सील सेटअप किया गया है और वो सील लगातार चेंज होते जा रहा था। अगर इसके शिफ्टिंग पैटर्न्स को समझा नहीं गया तो वो इस लोअर बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक ट्रेजर पर ऐसे ही कर्व सील सेटअप किए गए थे। अगर किन्मो उस सील को ब्रेक करने में फेल हो गया तो इवल स्पिरिट आजाद होकर उसका खात्मा कर देंगे। इसलिए किन्मो प्रिमोर्डियम क्यूब का यूज करते हुए रून्स को ओपन करता है। यहाँ पर उसने कैलकुलेशंस के लिए जीवेई एस्ट्रोलॉजी का यूज किया था, तो किन्मो इसी तरह से हजारों पैटर्न्स को जोड़ने की कोशिश करने लगा। हर एक ट्रेजर के लिए अलग फॉर्मूला का यूज किया गया था और अगर इन कोडिंग्स को अनलॉक करना है तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए किन्मो ने डिसाइड किया कि जब ये पैटर्न्स चेंज होते हैं उसी पल में वो ट्रेजर को कैच कर लेगा, मगर ये काम उसे काफी तेजी के साथ करना पड़ेगा। अगर उसे एक पल का भी डिले हो गया तो इवल स्पिरिट उसका कीमा बना देंगे। तो यहाँ पर किन्मो ने हेवन स्टीलिंग लेग और शैडो स्वैप टेक्निक को एक साथ यूज करना शुरू कर दिया, जिससे तो किन्मो की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो पैटर्न्स के बदलते वक्त ही उस ट्रेजर स्पेस में घुस जाता है। यहाँ पर कुछ इवल स्पिरिट उस पर अटैक करना शुरू कर चुके, लेकिन किन्मो के लिए तो बस कुछ ही पल चाहिए थे उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए और अपने इसी तेज रफ्तार के साथ उसने लोअर बॉडी को बैरियर से बाहर पुल कर लिया। अब किन्मो के बाहर आते ही वो ब्लॉक दोबारा से क्लोज हो जाता है, यानी कि किन्मो ने उन इवल स्पिरिट के नाक के नीचे से ये ट्रेजर चुरा लिया था। अब लोअर बॉडी तो किन्मो को मिल गई, लेकिन बचपन में ग्रैंडपा लेम उसके मास्टर थे जिन्होंने किन्मो को चोरी करने की कला सिखाई। तो बताओ फिर किन्मो अपने सामने मौजूद खजाने को सैक्रिफाइस कैसे कर सकता था? चाहे कोई चोर कितना ही सुधर क्यों ना जाए, वो ट्रेजर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ का हर एक ट्रेजर कलेक्ट करने लगा। उसने एक के बाद एक फ्लोर खाली करना शुरू कर दिए थे। अब इतना सारा ट्रेजर बस एक ही चीज में बैठ सकता था और यहाँ पर किन्मो को चीज भी मिल गई जिसे ग्लूटेनस बैग कहा जाता है। वेल ये बैग ढेर सारे मटेरियल को होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पर किन्मो ने तुरंत ही इस ग्लूटेनस बैग को ओपन किया। वो कह रहा था कि चोरी करना तो बड़ा ही मजे का काम है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए वरना पता चले मेरा भी हशर ग्रैंडपा लेम जैसा हो गया। इधर गेट पर प्रिंसेस यूजी बुरी तरह से घायल थी। उसने अपने सामने आने वाले हर एक शेमान डिसाइपल का खात्मा किया और यहाँ पर ग्रीन फॉक्स और हुलिंग चाहकर भी
भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के शेमान किंग्स ने उन्हें रोक लिया था। यहाँ पर यूजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब ज्यादा देर तक इस गोल्डन गेट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। इधर ट्रेजर हॉल में किन्मो को एक एंशिएंट ग्यूकिन नजर आया जिससे बहुत ही फियर्स ब्लड जैसी ऑरा बाहर आ रही थी। किन्मो कहने लगा कि शायद इसके अंदर कोई बहुत ही भयानक बीस्ट कैद होगा। इन लोगों ने इस बीस्ट को स्पिरिट ट्रांसफॉर्म टेक्निक का यूज करके ग्यूकिन में बदल दिया। साथ ही यहाँ पर किन्मो को जेनसेक का 1000 पगोड़ा भी नजर आता है जो कि एक कमाल का आर्टिफैक्ट था। तो इसी तरह से वो यहाँ मौजूद हर एक स्पेशल ट्रेजर को बारी बारी चेक करने लगा। साथ ही वहाँ पर किन्मो को एक डिवाइन बोन भी नजर आई जो कि काफी ज्यादा अजीब थी। उस पर डिवाइन लैंग्वेज के ट्रेसेस होने की वजह से किन्मो तुरंत ही समझ गया कि ये तो किसी गॉड का कटा हुआ हाथ है। तो अब किन्मो ने बारी बारी उन सभी ट्रेजर्स को अपनी स्पेशल स्टोरेज बैग में ठूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो सारा ट्रेजर वॉल्ट खाली हो चुका था। अब तो बस ये नाम के लिए ट्रेजर चेम्बर थी। सारा ट्रेजर तो किन्मो के थैले में है। जिसके बाद किन्मो बड़ी ही तेजी के साथ एकदम टॉप लोकेशन पर पहुंच गया और वहाँ से उस पूरी जगह को चेक करता है कि कहीं कोई ट्रेजर पीछे तो नहीं रह गया। और तभी किन्मो को यहाँ पर एक ब्रोकन सोर्ड नजर आई जो कि दिखने में तो एकदम मामूली सी थी, लेकिन अगर उसे स्पेशल बैरियर में रखा था यानी कि वो स्पेशल होगी। तो फाइनली उस ब्रोकन सोर्ड को अपने थैले में पैक करते हुए किन्मो सोचता है कि मैं तो गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर कोई चीज गलती से पीछे छूट भी गई तो शायद पैलेस के लोग मुझे थैंक्स बोलेंगे और जरूर से कहेंगे कि चलो किन्मो ने हम पर इतना तो एहसान किया, ये छोटा सा ट्रेजर हमारे नाम रख दिया। जिसके बाद किन्मो कहने लगा कि चलो अब इस पैलेस से भागने का वक्त हो चुका है। इस पैलेस से मैं ऐसे अंदाज में जाऊंगा कि गोल्डन पैलेस हमेशा मेरी एंट्री और एग्जिट को याद रखे। और अब यहाँ पर किन्मो ने एक फ्रूट को चबा लिया था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद बड़ी सी कोल्ड्रन से हार्ट लॉस इंसेंस रिलीज होने लगा। सो ये था गोल्डन पैलेस से भागने का किन्मो का मास्टर प्लान। थोड़ी देर पहले किन्मो ने जो फ्रूट खाया था उसकी वजह से किन्मो पर इस इंसेंस का कोई असर नहीं होने वाला। और अब धीरे धीरे करके वो इंसेंस उस पूरी जगह पर फैलने लगा। इधर यूजी में जरा भी पावर्स नहीं बची थी कि वो अपने अपोनेंट का मुकाबला कर पाए। और इसी पल का तो शेमन्स को भी इंतजार था। उन्होंने यूजी को चारों ओर से घेर लिया, मगर तब तक किन्मो का हार्ट लॉस इंसेंस पूरे गोल्डन पैलेस में फैलने लगा। जो भी शेमान इसके कांटेक्ट में आया वो वहीं पर बेहोश हो गया। बस थोड़ी देर में गोल्डन पैलेस में खलबली मच गई। सभी शेमन्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये किसी तरह का डेडली पॉइजन होगा, मगर ये तो बस बेहोशी की दवा है। इधर हूलिंग ग्रीन ऑक्स को बता रही थी कि अरे ये तो वही हार्ट लॉस इंसेंस है जिसका यूज करके हमने तुम्हें भी नॉकआउट किया था। जो सुनते साथ ही बेचारा ग्रीन ऑक्स इन दोनों को लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो दोबारा बेहोश होना नहीं चाहता था, खास करके दुश्मनों के दरवाजे पर तो बिल्कुल नहीं। मगर हार्ट लॉस इंसेंस की स्पीड उससे काफी ज्यादा थी, इसलिए तीनों भी तुरंत ही बेहोश होने लगे। हालांकि उसी वक्त किन्मो वहाँ पर पहुँच गया। उसने वहाँ आते ही इन तीनों को वॉयलेट पर्ल फ्रूट खिला दिया ताकि इंसेंस का इन पर कोई असर ना हो पाए। अब उस फ्रूट को खाते ही यूजी तो तुरंत ही होश में आ गई और किन्मो को देखकर कह रही थी कि तुम जिंदा हो या फिर मैं कोई सपना देख रही। साथ ही साथ उसका गाल खींच कर भी चेक कर रही थी कि किन्मो रियल है या बस कोई इल्यूजन। और फिर आखिर में उसे समझ आया कि किन्मो ने तो इन लोगों को उल्लू बनाया है। अब किन्मो अपने दोस्तों को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। ग्रीन ऑक्स होश में आते हुए कह रहा था कि इस कमीने ने मुझे दोबारा से बेहोश किया। अकेडमी में जाते ही मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वही दूसरी तरफ मास्टर बाशान के सामने गोल्डन पैलेस के ढेर सारे वॉरियर्स अभी भी तैनात हैं। इधर बाशान को पता था कि किन्मो ने अब तक तो लोअर बॉडी हासिल कर ली होगी, इसलिए उन्होंने अपना एक और फॉर्मेशन सेटअप कर लिया। यहाँ से जाने से पहले वो जितने ज्यादा हो सके उतने विचर्स को मारना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ गोल्डन पैलेस का इंसेंस रोशी लेक तक भी पहुँच गया था, जिसके चलते वहाँ पर बोट चलाने वाला बंदा भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसी वक्त किन्मो अपने साथियों को लेकर उस बोट पर कूद गया। हालांकि ग्रीन ऑक्स अपने मास्टर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो किन्मो से कहने लगा कि हमने मास्टर बाशान के पास जाना चाहिए, जिस पर किन्मो बताता है कि सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर मैं वहाँ से भाग सकता हूँ तो वो भी जरूर से एस्केप कर लेंगे। हालांकि किन्मो इस बोट को रो नहीं कर पा रहा था। और तभी किन्मो को वो बंदा नजर आया जो कि बोट चलाने का काम करता था। तो किन्मो ने उसे अपनी हेवनली ग्रैंड टूम की सोल टेक्निक का यूज करते हुए कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो बोट भी आगे बढ़ने लगती है। किन्मो कह रहा था कि जब शेमन लॉर्ड को पता चलेगा कि मैंने उसके हर एक बंदे को नॉकआउट किया है, तब वो जरूर से गोल्डन पैलेस को चेक करेगा और इस तरह से सीनियर ब्रदर को वहाँ से भागने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये लोग रिकवर होंगे, इनका सबसे पहला काम होगा हमारी तलाश
तलाश करना। इसलिए किन्मो ने ग्रीन ऑक्स को वहाँ से भागने का हुक्म दिया। तो ग्रीन ऑक्स ने भी बड़ी तेजी के साथ एक लंबा डिस्टेंस तय किया था, जिसके बाद ये लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही ग्रीन ऑक्स ने तो नदी का सारा पानी पी लिया। वो रिवर तो पूरी तरह से सूख गई थी। तो एक काऊ हर्डर तुरंत ही किन्मो से कहने लगा कि आपके बैल ने तो सारा पानी साफ कर दिया। तो किन्मो उनसे माफी मांगते हुए बताने लगा कि सीनियर, हम काफी दूर से ट्रैवल करके आ रहे, इसलिए मेरा ऑक्स बहुत ज्यादा थक गया था। इधर वो एल्डर तो ग्रीन ऑक्स को देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम्हारा बैल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल हमारे गांव में ढेर सारी गायें हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन्हें आपके बैल के पास भेजना चाहेंगे, ताकि उनके भी ऐसे ही प्यारे प्यारे और स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हो जाएं। यानी कि ये चरवाहा ग्रीन ऑक्स से बच्चे पैदा करवाना चाहता था। और ये सारी बातें सुनकर ही प्रिंसेस यूजी की हंसी छूट गई। वहीं पर ग्रीन ऑक्स भी गुस्से में बता रहा था कि मैं ऐसे ब्रीडिंग वाले फालतू काम नहीं करता। मेरा दिल तो ऑलरेडी किसी और के पास है, तो मैं अपनी जाने मन को धोखा कैसे दे सकता हूँ। इधर ग्रीन ऑक्स की बातें सुनकर तो वो बंदा डर के मारे नीचे गिर गया। वो कह रहे थे, बाप रे, ये ऑक्स नहीं बल्कि कोई डीमन है। तो किन्मो तुरंत ही जाकर उन्हें संभालते हुए कह रहा था कि ना, ये डीमन नहीं बल्कि ये तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसलिए ये बोल सकता। अब वो हर्डर किन्मो को बताने लगा कि हमारे विलेज की हालत इतनी खास नहीं कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट को रेज किया जाए। इनफैक्ट हमारे गाँव के मासूम लोगों को भी जबरदस्ती बैटल में भेजा जाता। खैर, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो क्यों ना तुम लोग आज रात हमारी यहाँ पर रेस्ट करो। तो किन्मो भी इसके लिए राजी हो गया। इनफैक्ट वो तो उस एल्डर के जानवरों को भी विलेज की तरफ ले जाने में मदद करने लगा। जब एक प्रिंसेस यूजी कहने लगी कि तुम तो इन जानवरों को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे, क्या तुमने पहले भी जानवरों को चराया था? और उसी वक्त किन्मो को अपने बचपन का किस्सा याद आ गया, जब उसकी काऊ के पेट में से एक डीमन बाहर आई थी। उस दिन तो किन्मो बाल बाल बच गया, इसलिए वो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। वहीं पर वो हर्डर यूजी से कहने लगे कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नेक दिल है। ऐसे लोग तो हमारी दुनिया में ना के बराबर पाए जाते। इससे साबित होता कि तुम्हारी टेस्ट वाकई अच्छी है। तुमने तो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चुना जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये सब सुनकर यूजी तो शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल हो गई। जिसके बाद ये लोग उस एल्डर के घर पहुंच गए। उनकी वाइफ भी मेहमानों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इनफैक्ट किन्मो ने तो ये बताया कि आज रात का डिनर वो खुद बनाएगा। इधर यूजी उस एल्डर से पूछने लगी कि आपके घर पर और कौन रहता है, जिस पर वो बताते हैं कि अब तो हम बस 2 ही लोग बाकी हैं। यहाँ के लोकल खान्स हर रोज आपस में फाइट करते रहते। साथ ही वो लोग हमारे विलेज के जवान लड़कों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, ताकि एक ऐसी जंग में उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे करके हमारा सारा विलेज खाली हो गया। मेरे भी 2 बेटे थे, वो भी इसी जंग का हिस्सा बन गए। उनकी ये कहानी सुनकर यूजी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उतने में उस एल्डर की वाइफ वहाँ पर पहुँच गई। वो बता रही थी कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना पका सकता, उसने तो मेरी हेल्प लेने से भी इनकार कर दिया। वहीं पर एल्डर अपनी वाइफ को बताने लगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे पड़ोसी विलेज से यहाँ पर भाग के आए होंगे। जिस पर यूजी कह रही थी कि ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत तो हुलिंग को हो रही थी। वो किन्मो को किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इधर विलेज की एक गाय ग्रीन ऑक्स के पास पहुँच गई। उसे तो ये हैंडसम बैल काफी ज्यादा पसंद आया था, मगर ग्रीन ऑक्स ने इस खूबसूरत गाय को देखकर अपना मुंह फेर लिया। इधर वो लेडी यूजी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सारी बातें करने में शर्म आ रही होगी। एक जमाने में हमने भी भाग कर ही शादी की थी। वैसे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो। वो लड़का तो लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिल गई। वही दूसरी तरफ वो गाय ग्रीन ऑक्स को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर ग्रीन ऑक्स तो सख्त लौंडा है, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। साथ ही वो लेडी तो यूजी से कहने लगी कि बस 1 या 2 साल में तुम्हारे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तब हमसे मिलने जरूर आ जाना। ये सब सुनकर तो हुलिंग के दिल के मानो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वेल, उस एल्डर ने तो इन दोनों को एक कमरा भी दे दिया था, जहाँ पर किन्मो और यूजी जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। अब शाम से रात हो गई और ग्रीन ऑक्स अभी भी अपने मास्टर बाशान के वापिस आने का इंतजार कर रहा था, मगर वो वापिस ही नहीं आए, जिससे तो ग्रीन ऑक्स काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर किन्मो उस रूम के सामने एक बैरियर सेटअप कर देता है, ताकि गोल्डन पैलेस के लोग उनके ऑरास को ट्रेस ना कर पाए।
पाए। साथ ही वो यूजी को एक मेडिसिन भी दे देता है, मगर यूजी उससे कह रही थी कि ये मरहम तुम ही लगा दो, मैं अपने पीठ के घाव को देख नहीं सकती। तो किन्मो उस मेडिसिन को अप्लाई करने ही वाला था कि तभी हुलिंग बीच में टपक गई और किन्मो से कहने लगी कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद प्रिंसेस को ही मरहम लगा दूंगी, जिसके चलते यूजी का सारा प्लान फेल हो गया। इनफैक्ट किन्मो को तो हुलिंग ने सीधे रूम से बाहर पुश कर दिया था। जो देख ग्रीनॉक्स किन्मो से कहने लगा कि लड़के क्या तुझे पता है तेरे हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया, अगर वो हुलिंग बीच में ना आती तो शायद तेरी महबूबा तेरे बाहों में होती। और उतने में इन्हें आसमान से एक तेज रोशनी नजर आने लगी तो किन्मो तुरंत ही रूम में जाकर अपने दोस्तों को लेकर छुप गया। ये लोग देखते ही कि वो रोशनी पूरे विलेज को स्कैन कर रही है। यहाँ पर हुलिंग बता रही थी कि जरूर से उस शेमान किंग की आंखें होंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मास्टर ने ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, वरना तो हम पकड़े जाते। वहीं पर ग्रीनॉक्स ने तो रोना ही शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि शायद उसके मास्टर बाशान इन लोगों के हाथों मर चुके हैं। तो किन्मो बाहर जाकर इस रोशनी को चेक कर रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा बुचर थे। इतना ही नहीं, ग्रैंडपा ब्लाइंड भी उनके साथ आए हैं। किन्मो तो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। यहाँ पर ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो को बताने लगे कि देख बच्चे, ये मत सोच कि हमें तुम्हारी याद आई, वो तो बस हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। मगर किन्मो कहाँ ही उनकी सुनने वाला था। उसने तो उन दोनों को चौक करके अपना लाड़ दिखाना शुरू कर दिया। और अब फाइनली अपने ग्रैंडपा से जी खोल के मिलने के बाद किन्मो ने उनकी गर्दन छोड़ दी, जिसके बाद वो अपने गोल्डन पैलेस के एडवेंचर के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। वो कह रहा था कि बड़े भाई बाशान मुझे गोल्डन पैलेस ले गए थे, जहाँ पर हमने उनके गेट को ब्लॉक कर दिया। हम तो जैसे तैसे वहाँ से भाग आए, मगर सीनियर बाशान वहीं पर फंस चुके हैं। मेरे ख्याल से उनकी जान खतरे में होंगी, तो क्यों ना हम अभी जाकर उन्हें बचा लाए। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि उस लड़के को तो अपना मुंह बंद कब करना है इतना भी समझ नहीं आता। उसका मुंह तो दिन भर बस चलता ही रहता, अगर हमने उसे बचाया तो पूरा दिन मेरा भेजा फ्राई करेगा। वेल यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर मास्टर बाशान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाशान उनका पहला डिसाइपल था। और उतने में उन्हें ग्रीनॉक्स के रोने की आवाज आई। वो बेचारा मास्टर बाशान के लिए अपने आंखों से नदियां बहा रहा था, जो देखकर हुलिंग उसे समझाने लगी कि प्लीज शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे मास्टर के मास्टर यहाँ आए हैं तो जरूर से बाशान को बचा लेंगे। जो सुनते साथ ही ग्रीनॉक्स ग्रैंडपा बुचर को केयरफुली ऑब्जर्व करता है और फिर उसने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि सेल्डर की तो आधी बॉडी मिसिंग है, भला ये मेरे मास्टर को कैसे बचाएगा। हे ऊपर वाले, अगर तू मेरे मास्टर को अपने पास बुला चुका तो मुझे भी उठा ले, मैं तो अपने मालिक के बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहूंगा। सो अब ग्रीनॉक्स का ये रोना धोना सुनकर किन्मो ने मास्टर बाशान को बचाने का प्लान बनाया। वो यूजी से कहने लगा कि तुम और हुलिंग यहीं पर रुको और हम जल्द ही वापिस आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर ने यूजी को तो तुरंत ही पहचान लिया। वो कहने लगे कि अरे ये तो यांगकांग की वॉरशिप वाली लड़की है, क्या इसने भी तुम्हारे साथ मिलकर गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक किया था? अगर ऐसी बात है तो ये बंदी काफी ज्यादा हिम्मत वाली होगी। अरे वाह, किन्मो की पसंद का तो कोई जवाब नहीं। वहीं पर ग्रैंडपा ब्लाइंड भी किन्मो को चिढ़ा रहे थे कि देख बच्चे, तू भी प्यार के चक्कर में फंसी गया। वहीं पर इन दोनों को शर्माता हुआ देखकर हुलिंग अपने छोटे छोटे पंजे पटकने लगी। इसने तो ठान ही लिया था कि ये किन्मो की सेटिंग नहीं लगने देगी। जिसके बाद ये लोग गोल्डन पैलेस की तरफ रवाना हो गए। किन्मो अपने ग्रैंडपास को अपनी स्पेशल स्टोरेज बैग शो कर रहा था। वो कहने लगा कि ये स्टोरेज बैग भी मुझे गोल्डन पैलेस के ही ट्रेजर वॉल्ट से मिली, तो मैंने उन्हीं के ट्रेजर बैग में उनका सारा ट्रेजर जमा कर लिया। जिसके बाद किन्मो ग्रैंडपा बुचर के सामने उसने कलेक्ट किया हुआ लोअर हाफ शो करने लगा। तो ग्रैंडपा बुचर उस पर नाइफ से कट मार के उसे थरली चेक करते हैं। वो देखते हैं कि उस पाव में से तो खून की जगह पर गोल्ड बाहर आने लगा है। तो तुरंत ही किन्मो को बताते हैं कि ये लोअर बॉडी मेरी हो ही नहीं सकती, बल्कि ये तो शेमान लॉर्ड की लोअर बॉडी है। एक बार मैंने उसके साथ फाइट की थी तो मैं उसके खून को अच्छे से पहचान सकता हूँ। जो सुनते ही ग्रीनॉक्स काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कंफ्यूज होकर कह रहा था कि अगर शेमान लॉर्ड की बॉडी यहाँ पर है तो किसकी बॉडी का यूज कर रहा। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए बताने लगा कि उसने हमारे ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी पर कब्जा कर लिया ताकि उनकी फिजिकल पावर्स का फायदा उठा पाए। जो सुनते साथ ही मास्टर बुचर जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि मुझे लगा ही नहीं था कि वो बंदा मुझे इतना ज्यादा पसंद करता होगा। अब तुम ही बताओ, उसका बेटा उसका होगा या फिर मेरा। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हो सकता है उसने तुम्हारी लोअर बॉडी का ढेर सारा फायदा उठाकर दर्जनों बच्चे पैदा किए हो, तो बोलो क्या तुम उन्हें बाप जैसा प्यार दे पाओगी? अब ये सुनते ही ग्रैंडपा बुचर को टेंशन आ गया। उनकी तो बिना कुछ करे ही ढेर सारे बच्चों के बाप बनने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही ग्रैंडपा ब्लाइंड उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगे कि पता नहीं तुम्हारी लोअर बॉडी तुमसे कनेक्ट होगी या नहीं, हो
हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दे। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक मर्द होकर भी तुम्हारे पास मर्द वाले पुर्जे नहीं है? उनके इस ताने को सुनकर ग्रैंडपा बूचर उन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तू सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि अकल से भी अंधा है। अगर मेरी बॉडी कनेक्ट नहीं भी हुई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उसे अपनी वाइटल एनर्जी से चला सकता हूँ। अभी वो बेवजह की बकबक करना बंद कर दे, वरना यही तेरी पिटाई कर दूंगा। और उतने में किन्मो ने बताने लगा कि आप दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो शेमन लॉर्ड हमें मिलेगा, मैं उसकी लोअर बॉडी को काट कर उसे ग्रैंडपा बुचर की बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा। मेरे पास इसका भी तरीका है। और तभी ने किसी के फाइटिंग की आवाजें आने लगी तो ये लोग तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि बाशान तो अभी तक जिंदा है। मास्टर बुचर कहने लगे कि ये बड़े मुंह वाला तो अभी तक मरा ही नहीं, जल्दी से यहाँ से वापिस चलो, मुझे नहीं लगता कि इसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ बेचारे मास्टर बाशान अपना खून पसीना एक करके फाइट कर रहे थे, मगर उसी वक्त ढेर सारे बंदों ने मिलकर उन्हें अपनी एनर्जी में जकड़ लिया। वहीं पर शेमान लॉर्ड कहने लगा कि वॉर खान, तेरी ताकत की एक लिमिट थी जो कि अब खत्म हो चुकी। चलो रे, फटाफट से सैक्रिफाइस अल्टर को प्रिपेयर करो। यहाँ पर शेमान लॉर्ड अपने बहुत ही बड़े ह्यूज फॉर्म में आ चुका था, मगर वो मास्टर बाशान पर हमला कर पाई इससे पहले आसमान से ढेर सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे, जिसके चलते वहाँ पर काफी तेज धमाके हो रहे थे। ये ब्लेड टेक्निक देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए। न जाने कितने ही सारे शेमान से इसमें ब्रूटली खत्म हो चुके। इनफैक्ट मास्टर बाशान भी इस मूव को देखकर खुश हो गए। वो कहते, अरे ये तो मेरे मास्टर की टेक्निक है। इधर शेमान लॉर्ड काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हेवनली खा नहीं, मुझे तो लगा था कि ये मारा गया होगा, मगर ये तो अभी तक जिंदा है। वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर अपना काम करके वापिस आ गए। वो कहने लगे कि सभी पावरफुल लोगों को मैंने निपटा दिया, अब बाकी बचे नमूनों को बाशान अपने आप हैंडल कर लेगा। इधर मास्टर बाशान तो अपने मास्टर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर उस तरह की बेकरारी ग्रैंडपा बुचर में बिल्कुल नहीं। वो ग्रीन ऑक्स से कहने लगे कि चलो गोल्डन पैलेस को विजिट करने का वक्त आ चुका है। जो सुनकर ग्रीन ऑक्स कहने लगा कि अभी भी मेरे मालिक दुश्मनों में घिरे हुए हैं, क्या आप अपने डिसाइपल को बचाना नहीं चाहते? जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि उसे बचाना ही क्यों है, अगर वो जिंदा बच गया तो बेवजह मेरा दिमाग खाएगा। उसकी बातें तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो आज रात हम बीफ का कोरमा बनाएंगे। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ग्रीन ऑक्स को खत्म करने की धमकी दी थी। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स ना चाहते हुए गोल्डन पैलेस की तरफ निकल पड़ा। वैसे तो अपने मास्टर को छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर उसे इन सबके पेट में जाने का भी कोई शौक नहीं। अब अगले सीन में हम शेमान लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि अपने गोल्डन पैलेस के एंसेस्टर हॉल में पहुंच गया था। यहाँ पर हम कई सारे स्केलेटन्स को देख पाते हैं। वेल, स्केलेटन किसके थे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। शेमान लॉर्ड के वहाँ पहुँचते ही वो सारे स्केलेटन्स लाइटन अप होने लगे। उस हॉल में हम गोल्डन पैलेस के सबसे पावरफुल बंदे को देख पाते हैं, जो कि इस पैलेस का एंसेस्टर। शेमान लॉर्ड उसे बताने लगे कि हेवनली खान यहाँ पर आ चुका है। एक खबर सुनते ही उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इधर ये लोग रोशी लेक के किनारे पहुँच गए, मगर इस बार वहाँ पर कोई बोट मौजूद नहीं थी जो इन्हें उस पार ले जाने में मदद करे। अब उस लेक को देखकर ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि उस बादशाह ने इतने सालों में जरा भी प्रोग्रेस नहीं की। मुझे लगा था कि वो लड़का होशियार होगा, मगर उसे मुंह चलाने से फुर्सत मिले तभी तो प्रोग्रेस करेगा। वो बातुना तो अभी तक इस लेक को भी हटा नहीं पाया, जिसके बाद वो हवा में फ्लाई करते उस रोशी लेक को अपने मुंह में समाने लगे। देखते ही देखते वो सारा लेक उनके मुंह में आ चुका था। इधर एंसेस्टर शेमान लॉर्ड से कह रहा था कि मेरे होते हुए हेवनली खान तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मगर अब जल्द ही मेरी रीइंकार्नेशन प्रोग्रेस शुरू होने वाली है, तो मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए दाव पर नहीं लगाऊंगा। इस रीइंकार्नेशन के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। और इतना कहते साथ ही उस एंसेस्टर ने शेमान लॉर्ड की कमर पर अटैक कर दिया। वो बता रहा था कि हेवनली खान की लोअर बॉडी उसे वापस कर दो, वरना यहाँ पर तबाही मचेगी। जो सुनते साथ ही शेमान लॉर्ड ने अपने एक जूनियर जियाशाओ को वहाँ पर समन कर लिया। तो जैसे उस बंदे ने एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाया, लॉर्ड सीधे उसकी अपर बॉडी को पूरी तरह से क्रश कर देता है। और फिर उस शेमान लॉर्ड ने उस बंदे की लोअर बॉडी को खुद की बॉडी से जोड़ लिया। उसके पास ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी आते ही वो तुरंत ही उसे वापस लौटाने के लिए रवाना हो जाता है। इधर जो बंदा मारा गया था उसकी सोल को भी एंसेस्टर ने अब्सॉर्ब कर लिया, ताकि उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर ने रोशी लेक के सारे पानी को स्नो माउंटेन पर रिलीज कर दिया। साथ ही साथ कुछ पानी वो गोल्डन पैलेस के सिपाहियों पर भी बरसा रहे थे, जिससे वो लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। इससे हमें रोशी लेक के पानी और ग्रैंडपा बुचर की ताकत का अंदाजा हो जाता है। उन्होंने गोल्डन पैलेस की सीढ़ियों पर लाशों के ढेर लगा दिए थे, मगर तब तक शेमान लॉर्ड
लॉर्ड भी हेवनली खान की बॉडी लेकर उनके सामने पहुंच गया। इधर ग्रैंडपा बूचर उससे कह रहे थे कि इतने सालों तक तुमने मेरी लोअर बॉडी का अच्छे से ख्याल रखा और उसी वजह से मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जिसके बाद इन लोगों ने लोअर बॉडीज को एक्सचेंज कर लिया। तभी किन्मो शेमान लॉर्ड से कह रहा था कि आपकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई, मुझे कुछ मेडिसिन का नॉलेज है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करो तो मैं आपकी बॉडी को प्रॉपरली रिकनेक्ट कर दूंगा। मगर शेमान लॉर्ड को तो किन्मो पर 1% भी भरोसा नहीं था। वो कहने लगा बच्चे मैं तेरी फालतू ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। बेचारा किन्मो कहने लगा कि यहाँ पर तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं, दरअसल मैं एक किलर के साथ साथ हीलर भी हूँ जो कि लोगों की जान बचाता। मगर फिर भी शेमान लॉर्ड उसके मुंह लगना नहीं चाहता। इधर किन्मो भी किसी की फ्री में मदद करने नहीं वाला था। वो तो इस बंदे की बॉडी को रिकनेक्ट इसलिए करना चाहता था ताकि वो इस पर प्रैक्टिस कर पाए, ताकि जब वो ग्रैंडपा बुचर की बॉडी को जोड़ेगा तब उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इधर ग्रैंडपा बुचर अचानक से जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद वो गोल्डन पैलेस के एंसेस्टर से पूछ रहे थे कि बुढ़ाओ तू जिंदा है या टपक गया। और उतने में उन्हें एंसेस्टर का जवाब मिला। वो कह रहा था कि जब तक हेवनली खान जिंदा है भला मैं कैसे मर सकता हूँ, तुझे खत्म करने के बाद ही मैं इस जिंदगी को अलविदा कह पाऊंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि चल मुझे खुशी हुई कि तू जिंदा है, देख बुढ़ाओ आज नहीं तो कल तुझे मेरे ही हाथों मरना है। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही गोल्डन पैलेस से रवाना हो गए। अब रास्ते में ग्रैंडपा ब्लाइंड कह रहे थे कि तुमने अभी जिस बंदे से बात की वो हद से ज्यादा पावरफुल था। तो ग्रैंडपा बुचर बताने लगे कि मैंने उस बंदे के साथ कई दफे फाइट की है, वो लगभग 17 बार मेरे हाथों मारा गया था और 18वीं बार वो मेरे सामने ही नहीं आया। उसकी एज लगभग 10,000 साल से भी ज्यादा होगी, मगर वो तो अभी भी जिंदा है। अगर सच बताओ तो उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इधर किन्मो तो ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा क्या इस दुनिया में 10,000 सालों तक जीना पॉसिबल है? जिस पर बूचर बताने लगे कि यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। देखो ग्रेट डाचो में तुमने जो भी डीमन और डेटिस देखे उन सभी की एज 10,000 साल से भी ज्यादा होगी। भले ही गोल्डन पैलेस का एंसेस्टर उनके जैसा नहीं है, मगर वो उनसे अलग भी नहीं हो सकता। उसे इस दुनिया के कई सारे पास्ट इवेंट्स और हिडन सीक्रेट्स की जानकारी है। अगर वो बंदा मेरा दुश्मन नहीं होता तो मैं कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। हमें हमेशा पावरफुल लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वहीं पर ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो को बता रहे थे कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें कल्टीवेशन की ढेर सारी ऊंचाइयों को क्रॉस करना बाकी है, तो तुम्हें काफी ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। जरा मेरी आंखें देखो, मेरे जैसा अंजाम तुम्हारा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर किन्मो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने ठान लिया था कि वो जल्दी अपने सभी एल्डर्स को हील करेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते कि ये लोग विलेज में वापस आ गए, जहाँ पर किन्मो ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी पर ड्रैगन किलिन की सलाइवा पोर करने लगा। जिसके बाद उस लोअर बॉडी को खौलते हुए पानी में डाल देता है। जो देख होलिंग कह रही थी कि सीनियर ऐसे तो ये बॉडी कुक हो जाएगी। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, जब भी तुम्हें मटन की खुशबू आए तो समझ लो खाना तैयार है। वाले बंदा तो हमेशा ग्रैंडपा बुचर के मजे लेता था। वहीं पर मास्टर बुचर उस पर भड़क गए। वो कह रही थी कि मेरी बॉडी पर तो डिवाइन स्ट्राइक भी काम नहीं करती, तो भला ये खौलता हुआ पानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इधर किन्मो अलग अलग हर्ब्स मिलाकर उस लोअर बॉडी को जोड़ने लायक बना रहा था। साथ ही साथ इस काम में किन्मो की सभी दोस्त उसका साथ देने लगे। तो अब कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो टांगे जोड़ने लायक बन चुकी थी। यहाँ पर किन्मो अपने हेवनली आइज का यूज करते हुए उनके हर एक टिश्यू को कनेक्ट करने लगा। साथ ही वाइटल एनर्जी का उसने सुई धागे जैसा यूज किया और काफी देर मेहनत के बाद लोअर बॉडी उनकी बॉडी से पूरी तरह से जुड़ गई थी। मगर अभी भी फाइनल टचअप बाकी था, जिसके लिए किन्मो ने उस मेडिसिनल वाटर से भरे हुए कोल्ड्रन में बिठा देता है। वाले यहाँ पर किन्मो अपने काम को काफी सफाई से करना चाहता था, ताकि देखकर भी ये पता न चले कि बुचर की बॉडी काटी गई थी। उसकी ये कड़ी मेहनत देखकर ग्रैंडपा बुचर भी उसका शुक्रिया अदा करने लगे। जिस पर किन्मो बताता है कि ग्रैंडपा मास्क ने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया और उसी का यूज करके फाइनली मैं आप सभी को ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं। और अब रात भर उस कोल्ड्रन में बैठने के बाद ग्रैंडपा बुचर ने तुरंत ही बाहर छलांग लगा दी। फाइनली उनकी बॉडी कंप्लीट हो चुकी थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। किन्मो से कहने लगे कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए, पहले हम तुम्हारा ख्याल रखते थे और अब तुम हमारा रखते हो। जिसके बाद वो किन्मो का काफी ज्यादा लाड करने लगे। किन्मो को भी काफी ज्यादा राहत
राहत मिली कि एटलीस्ट उसकी स्किल इस हद तक बेहतर बन गई जिससे वो अपने एल्डर्स को हील कर पाए। इधर ग्रैंडपा ब्लाइंड छत पर बैठे हुए थे। वो ग्रैंडपा बुजुर्ग से कहने लगे कि मेरे भाई तेरा वो बड़े मुंह वाला डिसाइपल बस कुछ ही मील दूर है। अगर तू किन्मो से थोड़ी देर और गप्पे लड़ाएगा तो बाशान यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर तो तुम यहाँ से चाह कर भी जा नहीं पाओगे। जो सुनते साथ ही ग्रैंडपा बुजुर्ग फटाफट से अपनी बातें खत्म करने लगे। वो किन्मो से कहते हैं कि तुम्हारी उस ग्लूटन बैग में एक डिवाइन हैंड बोन है, चलो जल्दी से वो मुझे दे दो। तो किन्मो ने भी तुरंत ही वो बोन उनके हवाले कर दी। वो कह रहे थे बच्चे ये बोन फिलहाल मेरे पास ही रहने दो। तो किन्मो उनसे पूछने लगा कि आपको कैसे पता चला कि ये किसी गॉड की बोन है। जिस पर बूचर जवाब देते हुए बताने लगे कि कई सालों पहले मेरी गॉड के साथ बैटल हुई थी और उस बैटल में मैंने उसका हाथ काटा तो उसने भी बदले में मेरी लोअर बॉडी को काट दिया। यही रीजन है कि मैं इस बोन की एनर्जी को पहचान पाया। फिलहाल तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि इस बोन को अपने साथ रख पाओ, क्योंकि वो गॉड अभी भी जिंदा है। अगर ये बोन उसने ट्रेस कर ली तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। तभी किन्मो परेशान होकर कहने लगा कि वो गॉड तो फिर आपके भी पीछे आ सकता है। जिस पर बूचर कहते हाँ आएगा, लेकिन अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो फिर मैं उसका दूसरा हाथ भी काट दूंगा। जिसके बाद ये लोग विलेज से रवाना हो गए। ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो से कह रहे थे कि न्यू ईयर पर तुम्हें घर आना ही होगा, हम सब मिलकर नया साल सेलिब्रेट करेंगे। तो किन्मो भी उन्हें अलविदा कहते हुए बता रहा था कि मैं जरूर से वापस आऊंगा। और उतने में उन्हें मास्टर बाशान की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। भले ही फिलहाल वो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन उनकी आवाज यहाँ तक गूंज रही थी। और उनकी इसी आवाज को सुनकर दोनों ग्रैंड पास तुरंत वहाँ से बड़ी तेज रफ्तार के साथ भाग निकले। ग्रीन ऑक्स तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो सोचता है कि पता नहीं ये बंदा कैसा है, ये तो अपने ही डिसाइपल को नजरअंदाज कर रहा। और अब ये लोग भी ग्रीन ऑक्स पर सवार होकर उस विलेज से रवाना हो गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें गोल्डन पैलेस का एंसेस्टर हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एंसेस्टर गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ रीइंकार्नेटेड होली सन कहाँ पर है, जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने का काम दिया था। जिस पर शेमान लॉर्ड जवाब देता है कि मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। और यही जवाब उस एंसेस्टर को पसंद नहीं आता। वो कह रहा था कि उस होली सन के बिना तो मेरे 17 बार के जन्म जाया हो जाएंगे। मैं एक गॉड बनने से बस आधा कदम दूर हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि होली सन मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जाओ जाकर रीइंकार्नेटेड होली सन की तलाश करो। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बारबेरियन नेशन का एक आर्मी कैंप दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा गोल्डन पैलेस से खबर लेके आया था। वो कहता है कि प्रिंस बाइसाओ अगर वॉर खान यहाँ पर नजर आया तो उसे यहाँ से जाने मत देना। इधर प्रिंसेस यूजी किन्मो को बता रही थी कि मेरी इंजरीज काफी हद तक हील्ड हो चुकी, पता नहीं तुम दोबारा से मेरी बॉडी को चेक क्यों कर रहे हो, ऐसे तो मुझे गुदगुदी हो रही। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हंसना बंद करो, देखो यहाँ पर तुम्हें चोट लगी है। और फिर किन्मो ने उसकी इंजरी को हील कर दिया। प्रिंसेस यूजी उससे एकदम नॉटी अंदाज में कहने लगी कि मेरे पीठ पर कुछ घाव अभी भी बाकी है, तो प्लीज क्या तुम उन पर अपने हाथों से मरहम लगा दोगे? अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी पीठ पर निशान रह जाएंगे। अब किन्मो कोई जवाब दे पाई, इससे पहले हुलिंग बीच में टपक गई। वो यूजी को बताने लगी कि उसी रात मैंने तुम्हारी बैक पर मेडिसिन अप्लाई कर दी थी, साथ ही साथ ड्रेसिंग करने से पहले ही मैंने तुम्हारा सारा खराब हुआ ब्लड भी निकाल दिया, इसलिए तुम्हारी बॉडी पर अब कोई निशान नहीं रहेंगे। यहाँ पर यूजी को हुलिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी उससे एकदम प्यार से पूछने लगी कि तुम्हारे पाँव कितने ज्यादा सॉफ्ट है, साथ ही साथ तुम्हारा फर भी रेशम से भी कोमल है, तो फिर तुमने अभी तक ह्यूमन फॉर्म ट्राई क्यों नहीं किया? जिस पर हुलिंग बताने लगी कि मेरे सीनियर किन्मो को तो मैं ऐसी ही पसंद हूँ। जो सुनकर यूजी कह रही थी कि देखो तुम्हारी आंखें हमसे कितनी ज्यादा अलग हैं। जिस पर हुलिंग ने हंसते हुए वही जवाब दिया कि मेरे सीनियर को ऐसी ही आंखें पसंद आती। तो अब यूजी एकदम गुस्से में आकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं ले रही? जिस पर हुलिंग ने दोबारा से वही जवाब दिया कि मेरे मास्टर को तो मैं ऐसे ही पसंद हूँ। अब तक प्रिंसेस यूजी उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, मगर हुलिंग को तो उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था। जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को चुड़ैल बोल के गालियां देना शुरू की। यहाँ पर बेचारे किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे पर इतनी भड़क क्यों गई। वहीं पर ग्रीन ऑक्स को तो इनके झगड़े सुनकर काफी ज्यादा हंसी आने लगी, लेकिन फिर उसके भी सिर पर यूजी के हथौड़े का फटका बैठ गया। और उसी वक्त ग्रीन ऑक्स ने ठान लिया कि वो इन दोनों के झगड़ों में कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। उतने में ही मास्टर बाशान अपने मास्टर को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जब उन्हें ग्रैंडपा बुचर नजर नहीं आए तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि मास्टर आप आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने तो आपको कितना ज्यादा मिस किया और आपने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या आपके सीने में कोई दिल नहीं है? उतने में किन्मो ने समझाने लगा कि बड़े भाई आप ऐसा मत सोचो,
सोचो कि मास्टर आपको मिस नहीं करते। बस असल बात तो ये थी कि वो आपकी लगातार चलने वाली बातों से परेशान हैं, वरना तो उन्हें आपकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि क्या ही बताऊं। इनफैक्ट इस दुनिया में ग्रैंडपा बुचर जितना प्यार आपसे कोई और कर भी नहीं सकता। इधर किन्मो की बातें सुनकर हुलिंग और यूजी अपनी हंसी को दबाने लगी। वहीं पर किन्मो कह रहा था, सीनियर, जब उन्हें पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो आपको बचाने की सबसे ज्यादा जल्दी उन्हें ही थी। तो भोले से मास्टर बाशान ने भी किन्मो की बातों पर यकीन कर लिया। वो कहने लगे कि मैं जब छोटा था तभी से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्हें मेरी बातों से चिढ़ होती। ये बात तो मुझे और भी ज्यादा हर्ट कर रही है। क्या तुम्हें पता है, मैंने उनकी कई सारी गलतियों को नजरअंदाज किया। बचपन में जब मैं अपना बिस्तर गिला करता था तब वो मुझे पीछे से चमाटे मार मार के कोने में खड़ा कर देते। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मेरे से उनके अंडरवियर भी धुलवाए। यहाँ पर बाशान की दुख भरी दास्तान सुनकर यूजी और हुलिंग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर उनकी मजबूरी है कि वो जोर से हंस भी नहीं सकती। इधर बाशान अपने बचपन के किस्से सुनाते जा रहे थे कि कैसे उनके मास्टर ने उन्हें मुर्गी का शोरबा चुराने का मिशन दिया था और बाशान ने अपने मास्टर की खातिर मुर्गियों से भी मार खाई। यहाँ पर मास्टर बाशान का रोना तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो किन्मो उन्हें बताता है कि देखो, हमारे सामने बारबेरियन नेशन के बॉर्डर हैं। अब आप ही बताओ, वो लोग अगर वॉर खान को ऐसे रोते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। चलिए जल्दी से अपनी आंखें और नाक साफ कर लीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना, एक सच्चा मर्द अपने गमों को जाहिर नहीं करता। जो सुनते साथ ही मास्टर बाशान अपनी आंखें पोंछ कर खड़े हो गए। अब ये लोग बारबेरियन के बॉर्डर के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस आर्मी के वॉरियर्स इन्हें घूरने लगे और फिर देखते ही देखते वो लोग अपने सफेद एलिफेंट्स को लेकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक बंदा बाशान से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से गोल्डन पैलेस में काफी ज्यादा तबाही मच गई, तो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फरमान जारी किया है, तुम हमारी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। जो सुनकर ही बाशान गुस्से में पूछते कि बताओ, क्या तुम्हें मरने की ख्वाहिश हो रही? बोलो, क्या तुम सबके सब मेरे हाथों मरना चाहते हो? अब उनका ये भयानक गुस्सा देखकर ही वो सिपाही डर के मारे पीछे हटने लगे। उतने में उन्हीं किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि वॉर खान का रास्ता छोड़ दो। वेल, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रिंस बाइसाओ था। वो तुरंत ही वॉर खान के सामने ग्रीट करते हुए अपना नाम भी बता देता है और उतने में एक वॉरियर उससे कहने लगा कि अगर तुम वॉर खान को यहाँ से जाने दोगी तो ये हमारे शेमान लॉर्ड की कमांड का अपमान होगा। क्या तुम वाकई गोल्डन पैलेस के खिलाफ जाना चाहते हो? जो सुनते साथ ही बाइसाओ ने उस बंदे पर बस अपना पंच आगे किया, मगर उसके हिट करने से पहले ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसने उस बंदे का मास्क भी चीर के रख दिया। और अब प्रिंस बाइसाओ उसके माथे पर टिचकी मारते हुए कहने लगा कि वॉर खान की ताकत की कोई सीमा नहीं, इसलिए फिलहाल तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वो मास्टर बाशान के पास आकर बताने लगा कि मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और एक दिन जरूर से आपको बैटल में हरा दूंगा। उसी दिन ग्रासलैंड का मैं रूलर बनूंगा और आपका वॉर खान वाला टाइटल भी मुझे मिलेगा। जो सुनते साथ ही बाशान जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते, लड़के तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस हो, साथ ही तुम्हारी फाउंडेशन भी उतनी ही ज्यादा सॉलिड है। तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल भी दूसरों से अलग होगी। अगर तुम इस ग्रासलैंड में कुछ और साल सरवाइव कर पाए तो जरूर से यहाँ पर राज करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही सालों में मेरा वॉर खान का टोकन भी तुम्हारा हो जाएगा। तो बंदा भी उनकी तारीफों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें वहाँ से वापस जाने देता है। साथ ही वॉर खान को वो अपना ख्याल रखने के लिए भी बता रहा था। प्रिंस बाइसाओ ग्रासलैंड के लोगों से काफी ज्यादा अलग था और ये बात किन्मो ने भी नोटिस कर ली। अब ये लोग बारबेरियन नेशन की सीमा रेखा से बाहर आ चुके थे। किन्मो सोचता है कि सीनियर भाई बाशान ने गोल्डन पैलेस के पावरफुल लोगों के साथ एक लंबे समय तक बैटल की, तो जरूर से वो बुरी तरह से घायल हुए होंगे। मैं ड्रैगन किलिन की सलाइवा से उनकी बाहरी जख्म तो भर पाऊंगा, मगर इंटरनल इंजुरीज के लिए मुझे मेडिसिनल हर्ब की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें रिफाइन करके मैं एक पावरफुल हीलिंग पिल बना सकता हूँ। और उतने में किन्मो को कुछ पेपर्स नजर आए जिस पर योंगजाओ ये नाम लिखा हुआ था। तो किन्मो उसी रात अपने दोस्तों से अलविदा कहकर योंगजाओ की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर प्रिंसेस यूजी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन मास्टर बाशान उसे समझाने लगे कि तुम्हें किन्मो के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा, मगर वो जल्दी से वापस आ जाएगा। जिस पर यूजी कहने लगी कि हाँ, ये बात तो मैं समझ गई, मगर उसका ऐसा कौन सा सीक्रेट काम है जो मुझे भी बता नहीं सकता। शायद कोई ऐसी बात जरूर है जो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता। वहीं पर मास्टर बाशान कहने लगे कि हमने भी जल्दी अकेडमी में लौटना होगा, हमारे ग्रैंड चांसलर का रेजिग्नेशन का दिन करीब है, तो इंपीरियल अकेडमी जाना ही हमारा अगला टारगेट होगा।
अब सीन शिफ्ट होकर हम पैट्रियार्क को देख पाते, जो कि अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर एकेडमी से निकल पड़े। उनके वहाँ से गुजरते ही ड्रैगन किलिन की भी नींद खुल गई। वो तो तुरंत ही लाड़ में आकर उनके सामने पहुंच जाता है। तो पैट्रियार्क भी उसे अपना प्यार दिखाते हुए कहने लगे कि तुम न जाने कितने ही सालों से मुझे फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे सामने मैं जवान हुआ और अब बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरता हुआ देखो, इसलिए आज से तुम आजाद हो। अब तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन ने रोना शुरू कर दिया। उसके आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। वो कहता है, मास्टर आपको फॉलो नहीं करूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो पैट्रियार्क उसे प्यार करते हुए बताने लगे कि तुम आजाद ही पैदा हुए थे, इसलिए इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तुम जा न सको। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी मजे से गुजारो। जिसके बाद अपने ड्रैगन किलिन को छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए। ये सीन तो वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। यहाँ पर ड्रैगन किलिन का दिल पूरी तरह से टूट गया। इधर गेट पर पहुँचते ही पैट्रियार्क की मुलाकात इंपीरियल एडवाइजर से हो गई और पैट्रियार्क से कहने लगे कि आप तो एम्परर को अलविदा कहे बिना ही यहाँ से जा रहे हो। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं उनकी वजह से यहाँ नहीं आया था, तो मैं उनसे मिलकर भी नहीं जाऊंगा। मुझे तुमने यहाँ पर इनवाइट किया था और आज तुम मुझे यहाँ से रवाना करने के लिए भी पहुँच गए। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम आखिरी बार अलविदा कहने के लिए यहाँ पर आए। वहीं पर एडवाइजर कह रहे थे कि अब आप अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फ्री हो चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप एनलाइटनमेंट लेवल को अचीव करो। हो सकता है कि ये आपके लिए लाइफ एंड डेथ सिनारियो साबित हो। आपकी लाइफ फिर एक्सटेंड हो सकती है। खैर आप तो यहाँ से जा रहे हो, मगर आपके जाने की वजह से मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा, जिसे कोई और कभी भी भर नहीं सकता। अगर सच बताओ तो इस दुनिया में आपके जितना कोई और मुझे कभी भी समझ नहीं पाएगा। आप मेरे दिल में सबसे ऊंचे मकाम को हासिल कर चुके। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बारबेरियन नेशन की बॉर्डर दिखाई गई। यहाँ पर प्रिंस बाइसॉ प्रैक्टिस करने में बिजी था कि उतने में वहाँ पर गोल्डन पैलेस का शेमान पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि गोल्डन पैलेस ने हुक्म दिया था कि वॉर खान को यहाँ से जाने मत दो, मगर फिर भी तुम लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की। उतने में बाइसॉ सामने आकर बता देता है कि ये ऑर्डर मैंने दिया था। अगर हम वॉर खान को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते तो हमारे कई सारे सोल्जर्स मारे जाते। हमारे नुकसान होने के बाद तो हम कभी भी यांगकांग नेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए मैं अपनी पूरी आर्मी दाव पर नहीं लगा सकता। गोल्डन पैलेस का शेमान तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है, बच्चे तू आखिर है कौन, मैंने तो तुझे पहले कभी भी नहीं देखा। जिस पर प्रिंस बाइसॉ बताता है कि मैं बारबेरियन नेशन के खान का सबसे छोटा बेटा बाइसॉ हूँ। हाल ही में मेरे फादर ने मुझे यहाँ बुलाया था ताकि मैं इस जगह को गार्ड कर सकूँ। जो सुनते साथ ही उस शेमान ने तुरंत बाइसॉ की ब्लड लाइन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया, जिसके बाद वो खुश होकर कह रहा था कि बच्चे तूने तो मेरा दिन बना दिया। दरअसल हमारे शेमान लॉर्ड ने मुझे रीइंकार्नेटेड होली सन को ढूंढने का मिशन दिया था और फाइनली वो बच्चा मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो बाइसॉ को लेकर तुरंत ही गोल्डन पैलेस की तरफ रवाना हो गया। अब हमें गोल्डन पैलेस का एंसेस्ट्रल हॉल दिखाया गया, जहाँ पर शेमान लॉर्ड बाइसॉ को लेकर पहुँच चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होकर एंसेस्टर को बताने लगा कि रीइंकार्नेटेड होली सन मिल चुका है। इस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन सेम आपके जैसी है। इनफैक्ट 100 सालों में बस एक बार ही ऐसा जीनियस पैदा हुआ। ये हमारे ग्रासलैंड की शान है। वहीं पर बाइसॉ भी एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाते हुए उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगा, मगर तभी उसने देखा कि शेमान लॉर्ड तो काफी पीछे हट गया और एंसेस्टर बाइसॉ को दबोच लेता है। यहाँ पर बाइसॉ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उतने में एंसेस्टर ने अपनी सारी पावर्स उसके बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दी। बाइसॉ चाहकर भी इससे आजाद नहीं हो सकता। वहीं पर शेमान लॉर्ड भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ मौजूद सभी स्केलेटन्स को अवेकन कर चुका। यहाँ पर एंसेस्टर कह रहा था कि जिन्होंने मरना चाहिए वो जिंदा रहेंगे और जिन्होंने जीना चाहिए वो मारे जाएंगे। अब मैं खुद अपनी डेस्टिनी को लिखने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड जरूर से यहाँ आकर मुझे अरेस्ट करेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर हम नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को देख पाते हैं जो कि एंसेस्टर को लेने आया था, मगर एंसेस्टर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अगर नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को केयरफुली देखा जाए तो इसका अपीयरेंस पेपर से बना हुआ था। पेपर्स की कश्ती बनाकर वो मरे हुए लोगों की सोल को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। और आज यहाँ पर वो अपनी पेपर आर्मी का यूज करके एंसेस्टर को रोकना चाहते, तो शेमान लॉर्ड भी वहाँ पर शेमान आर्ट्स और स्पेल का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर चुका। साथ ही साथ हॉल में जितने भी स्केलेटन्स रखे गए थे वो भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। दरअसल स्केलेटन्स इसी ग्रैंड एंसेस्टर के पहले फॉर्म्स
है। ये बंदा जब भी रीइंकार्नेट हुआ वो अपने स्केलेटन को पीछे छोड़कर किसी और की बॉडी में बना लेता था। सो इसी तरह से यहाँ पर एक भयानक बैटल शुरू हो गई थी, जिसमें नेदरवर्ल्ड की पेपर आर्मी पर कई सारे फायर अटैक किए जाने लगे, मगर पेपर आर्मी की कोई सीमा नहीं। इनफैक्ट नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड ने शेमान लॉर्ड को भी अपना निशाना बनाया। वो उसकी सोल को खींचकर अपने लैंटर्न में डालने लगता है, मगर उसी वक्त अचानक से सब कुछ रुक गया। शेमान लॉर्ड मौत के एकदम करीब था, मगर सब कुछ फ्रीज होने की वजह से वो जिंदा बच गया था। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मर्जिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई। सारी पेपर आर्मी जलकर राख होने लगती है। वहीं पर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड भी वहाँ से गायब होने लगा। शेमान लॉर्ड देखता है कि उसके एंसेस्टर की सोल अब प्रिंस बायसाओ के अंदर आ चुकी। उस एंसेस्टर का तो बस अब स्केलेटन वहाँ पर बाकी रह गया था। इतना ही नहीं, वो सारे स्केलेटन्स भी अपने आप जुड़कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से एंसेस्टर ने होली सन की बॉडी पर कब्जा करके अपनी रीइंकार्नेशन रिचुअल को पूरा कर लिया। अब वो बन चुका है एक इनविंसिबल। साथ ही शेमान लॉर्ड भी उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगा कि अब चाहे वो हेवनली खान हो या फिर यांगकांग नेशन, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एडवाइजर को देख पाते हैं, जो कि पैट्रियार्क से कहने लगे कि कुछ सालों पहले मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता था, मगर आपने मुझे मना कर दिया। क्या आप मुझे इसके पीछे की वजह बता सकते हो? जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि तुम्हारे जो ख्वाब थे वो काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशल थे। इनफैक्ट मेरे दिल में तो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं आई, और मुझे पता था कि मैं इन चीजों को इस जिंदगी में तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे काफी कुछ सीख लिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे बेहतर हो। तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट जरूर से मुझे सरपास कर देगी। इसीलिए ही मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं था। ये सब सुनकर तो एडवाइजर काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वो पैट्रियार्क को बताने लगे कि काफी दिनों से मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील हो रही। ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत पाथ पर हूँ। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए बताने लगे कि अगर राइचियस पाथ की बात की जाए तो उनके हिसाब से हम गलत पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूल, ग्रेड स्कूल और फिर इंपीरियल एकेडमी को एस्टेब्लिश किया। हमने कई सारे सेक्ट्स में बदलाव किए, कई सारे सेक्ट का नॉलेज हासिल करके आम स्टूडेंट्स को काबिल बनाया। इनफैक्ट ऑर्डिनरी लोग भी अब कल्टीवेशन को फॉलो कर पा रहे हैं, और इसी वजह से राइचियस पाथ के फॉलोअर्स हमें पापी समझते। हमने ग्रेट सिंस कमिट किए, लेकिन बात अगर हमारे दिल की जाए तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। देखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस एक बात याद रखो, सही हमेशा सही रहता है। अगर वो लोग शोर भी मचाए तो भी ये सही फैसला गलत साबित नहीं हो सकता। तुम एक शानदार एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें ढेर सारी मुश्किलें भी झेलनी पड़ेगी। राजपाट उलट जाते हैं, एम्पायर्स डिस्ट्रॉय हो सकते, मगर विल पावर को कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में ढेर सारे कांटे होंगे, मगर उनसे डर के अपने लक्ष्य को बदलना तो बेवकूफी है। मैं इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास जिंदगी ही नहीं बची। बस कुछ ही सालों में मेरी जिंदगी मुझे धोखा दे देगी, तो तुम्हें अभी से ही अकेले चलने की आदत डालनी है। अब तुम्हें बस खुद पर ही डिपेंड रहना होगा। भले मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। यहाँ पर एडवाइजर काफी ज्यादा इमोशनल होकर उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। वो पैट्रियार्क के इतने सालों की सपोर्ट और गाइडेंस के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, और उसी वक्त पैट्रियार्क उनसे अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही साथ पैट्रियार्क ने जाने से पहले एडवाइजर को बता दिया कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच मिलती जुलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाओ। फिलहाल के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। मुझे जल्दी से यंग सेक्ट लीडर के राज्याभिषेक को पूरा करना होगा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ किन्मो एक विलेज में पहुँच चुका था। उसने देखा कि इस पूरे विलेज में तबाही मची है। वहाँ के मॉर्टल्स पर हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनों को खो दिया। ये नजारा देखकर ही किन्मो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी सेक्ट यांगकांग के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। भले यांगकांग का इंपीरियल एडवाइजर इस बगावत को कुचल दे, मगर फिर भी इसमें यांगकांग नेशन का काफी बड़ा नुकसान होगा। वो एक ऐसी तबाही होगी जिसे यांगकांग कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएगा। और अब किन्मो यांगजाओ बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रियार्क और एल्डर वांग को भी देख पाते हैं, जो कि यांगजाओ के एक विलेज में आ चुके थे। और तभी उन्हें वहाँ पर किन्मो की आवाज आई। वेल, यहाँ पर किन्मो कॉमनर्स को मैजिकल आर्ट का इम्पोर्टेंस समझा रहा था। वो कहने लगा कि हम विंड को सोड आर्ट में बदलकर हमारे कामों को आसान कर सकते हैं। और फिर उसने अपनी सोड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ की फसल को काटना शुरू किया। इससे तो उन लोगों के काम काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे, साथ ही साथ वो काफी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए वो सभी लोग मिलकर किन्मो को थैंक्स
बोलने लगे। किन्मो ने अपना नॉलेज उनके साथ बांटकर उनकी मदद की थी और उतने में ही पैट्रियार्क किन्मो से कहने लगे कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट भी हो और एक अच्छे टीचर भी। पैट्रियार्क को वहाँ देखकर तो किन्मो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो तुरंत ही जाकर उन दोनों को ग्रीटिंग पेश करता है। यहाँ पर पैट्रियार्क किन्मो से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। वो कहते कि अच्छा हुआ मैंने ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस तुम्हारे हवाले किया, तुम उसका कमजोरों की मदद करने के लिए यूज कर रहे हो। शायद ग्रैनी सी ने तुम्हें हमारा सेक्ट लीडर बनाकर सबसे बेहतरीन काम किया है, क्योंकि हमारे जितने भी पहले लीडर्स थे उन्होंने कभी भी इस ट्रेजर का इतना ज्यादा यूज नहीं किया। वो तो सबके सब काफी ज्यादा बेवकूफ थे, लेकिन तुमने ग्रैंड टूम को काफी यूनिक वेज में यूज किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। इधर विलेज के सभी लोग किन्मो की पहचान को लेकर कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रहमदिल बच्चा आखिर है कौन। अब उन्हें कौन बताए कि यही उनका होने वाला लीडर है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।